प्रिय बच्चों, कक्षा 11 भूगोल विषय के पहले अध्याय को लेकर मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, कमलापति त्रिपाठी, बॉयज़ इंटर कॉलेज प्रवक्ता, एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, कल के अध्याय में मैं भूगोल की शाखाओं की बात कर रहा था, जिसमें से आपने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के साथ उनकी चार शाखाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब एक तीसरी शाखा बची हुई थी, जैव भूगोल की शाखा। तो जैव भूगोल की शाखा आज आप देखेंगे। जैव भूगोल की शाखा को भी चार भागों में बांटा गया है। आप देख रहे हैं, पहला है जैविक भूगोल। ये जैविक भूगोल है। जैविक भूगोल का अर्थ है पशुओं और उनके निवास क्षेत्र का स्थानिक स्वरूप और भौगोलिक विश्लेषण। इसका अध्ययन हम जैविक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। वनस्पति भूगोल में हम प्राकृतिक वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां कई प्रकार की होती हैं, सदाबहार वन, कोड़धारी वन, कटीले वन। इस तरीके से विभिन्न भागों में बांट करके हम इसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद तीसरा है पारिस्थितिकी भूगोल। पारिस्थितिकी भूगोल का अर्थ है जो प्रजाति है, विविध प्रकार की प्रजाति हमारे भूतल पर पाई जाती हैं, इनके निवास क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और आखिर में है पर्यावरण भूगोल। तो पर्यावरण भूगोल जो होता है वो हमारे भौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे कि भूमि का ह्रास या प्रदूषण इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार भूगोल की शाखाओं और उपशाखाओं से आप भली भांति परिचित हो गए। मैं भौगोलिक उपागम के आधार पर आपको क्रमबद्ध भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत ये बातें समझा रहा था। फिर उसके बाद आपने देखा था कि दूसरा जो उपागम है, भूगोल के पढ़ने का जो तरीका है दूसरा, वो है प्रादेशिक उपागम। ये है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भी भूगोल की शाखाएं हैं, मगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपको ये भूगोल के अलग अलग विषयों के रूप में नहीं दिखाई देगा, बल्कि हेडिंग्स के रूप में दिखाई देगा। तो जब आप इन हेडिंग से परिचित हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्रादेशिक उपागम के आधार पर कितनी शाखाओं में हम इसके अध्ययन क्षेत्र को बांट देते हैं। ठीक है। तो जो है ये प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाओं का जो पहला बिंदु है वो है बृहद मध्यम लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन। इसका क्या मतलब हुआ? हम विश्व को बृहद माने बहुत बड़े, इसके बाद है मध्यम उससे छोटे, लघु माने बहुत छोटे स्तर पर भी पूरे प्रदेशों को बांट करके जब उसका क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं तो ये प्रादेशिक उपागम की पहली शाखा होती है। ठीक है। इसके बाद जैसे हम बहुत छोटे स्तर पर बांटे तो गांव, छोटे छोटे गांव, पूरी दुनिया के गांव। उसके बाद उससे अगर बड़ा मध्यम स्तर पर बांटे तो कस्बे, शहर बड़े बड़े। इसके बाद उससे ऊपर बांटे तो फिर देश, महाद्वीप। इस तरीके से हम जब प्रदेश को पूरे दुनिया को बांटते हैं तो ये होता है बृहद मध्यम लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन। यानी इस तरह प्रदेशों को बांट करके हम उसका क्षेत्रीय अध्ययन अलग अलग करते हैं। दूसरा है ग्रामीण तथा नगरीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। अभी मैंने बताया कि विश्व को आप ग्रामों में, नगरों में, देशों में इस तरीके से बांट सकते हैं। तो जब इनका हम बंटवारा कर देते हैं, इनका विभाजन कर देते हैं, क्षेत्रीय अध्ययन इसका करते हैं, तो हम इनके विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं, जिसको हम नियोजन, एक अलग संकल्पना है, एक अलग कंसेप्ट है, जिसको आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए कि किसी भी नगर, गांव या किसी क्षेत्र, किसी प्रदेश की विकास के लिए जो योजनाबद्ध ढंग से हम उसका आगे बढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और उस क्षेत्र विशेष को या गांव को या शहर को विकास के नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हम नियोजन बनाते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ग्रामीण तथा नगरीय नियोजन। और ये प्रदेश स्तर पर जब हो जाता है तो इसको हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। जब हम
नियोजन के आधार पर बृहद मध्यम लघु स्तरीय प्रादेशिक अध्ययन करते हैं तो तीसरी बात सामने आती है, यानी प्रादेशिक उपागम का तीसरी शाखा सामने आती है, जिसको हम प्रादेशिक विकास के नाम से जानते हैं। प्रादेशिक विकास यानी जब हम नियोजन के आधार पर इन क्षेत्रों को काफी डेवलप करते हैं तो उस क्षेत्र का, उस प्रदेश का विकास हो जाता है, जिसको हम प्रादेशिक विकास के नाम से जानते हैं। और फिर जो चौथी शाखा इसके अंतर्गत प्रस्फुटित होती है, निकलती है, सामने आती है, वो है प्रादेशिक विवेचना और उसका विश्लेषण। उपरोक्त तीनों बिंदुओं से जब हम कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं तब हम उसकी विवेचना और उसका विश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की ये 4 शाखाएं हैं, जिन्हें आप भूगोल या विज्ञान के रूप में न देकर इस तरीके से हेडिंग्स के रूप में आप इनको अपनी पुस्तक से भी नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ भी दे दिया है, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से? इसी तरीके से कि प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाओं की विवेचना कीजिए, तो आपको यही चारों शाखाएं लिख देनी है। ठीक है। अब बच्चों, जब हम इनकी बात करते हैं शाखाओं की, तो भूगोल के पढ़ने पढ़ाने के तरीके को लेकर के ही हम इनकी बात करते हैं। मैंने अभी बताया था कि उपागम का मतलब होता है किसी विषय को पढ़ने का तरीका, और पढ़ने के तरीके में आप जानते हैं जब कोई भी विषय वस्तु होता है तो उसमें नई और परिमार्जित का मतलब होता है बदली हुई, तो बदली हुई तकनीक हमेशा बेहतर होती है। जब हम परिमार्जित तकनीक, नई तकनीक किसी भी विषय क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे नए नज़रिए से प्रस्तुत करते हैं, तो वो पढ़ने में लाभकारी हो जाता है। हम उदाहरण के लिए अगर भूगोल में देखें तो पहले हस्त निर्मित मानचित्र होता था। हस्त निर्मित मानचित्र का मतलब हाथ से बना हुआ मानचित्र, जो कि अध्ययन के लिए उपयोगी तो था, लेकिन फिर भी बहुत सारे समस्याएं उसमें जगह जगह आती थी। आज समय बदल चुका है, तकनीक उच्च हो गई है, और उसी से हम संगणक मानचित्र बना रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से संगणक मानचित्र बना रहे हैं, जिसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक विश्व के एक एक हिस्से का अक्षांश और देशांतर के माध्यम से इतना म्यूट अध्ययन होता है, इतना अच्छा नक्शा बनता है कि हम आसानी से और अपेक्षाकृत बहुत बेहतर ढंग से विषय वस्तु को समझ लेते हैं। नक्शे के आधार पर हम वैश्विक अंतर को समझ पाते हैं। इसी के साथ साथ भौगोलिक सूचना तंत्र है, जिसको मैंने पहले ही बताया था, GIS यानी भौगोलिक सूचना तंत्र है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और उसके बाद है वैश्विक स्थितीय तंत्र, GPS आप जानते होंगे, जहाँ लगा होता है तो हमको उस जगह की स्थिति के बारे में, जैसे किसी गाड़ी में लग गया तो हमको पता लगता है कि वो गाड़ी कहाँ है। ये सब नई तकनीकें हैं, और जब से इन नई तकनीकों का विकास हुआ है और भूगोल में इसका प्रयोग किया जाने लगा है, तो भूगोल के पठन पाठन को एक बहुत महत्वपूर्ण और नया एक विकसित आयाम मिला है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इस पाठ का एक आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग लेने जा रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। बच्चों, ये है मानव भौतिक भूगोल का महत्व। ये है भौतिक भूगोल का महत्व। हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें आप भूगोल का महत्व जान गए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न नया है, भौतिक भूगोल का महत्व क्या है। तो हम इसको थोड़ा दूसरे ढंग से अध्ययन इसका करेंगे। आप जानते हैं भौतिक भूगोल के अंग क्या हैं? भूमंडल है, जलमंडल है और वायुमंडल है। मुख्य रूप से इन तीनों मंडलों को अगर हम बारी बारी से देख लें तो हमें भौतिक भूगोल के महत्व का पता बेहतर ढंग से चल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं भूमंडल। या स्थल मंडल कह सकते हैं इसको।
पहले है स्थलमंडल, दूसरा है वायुमंडल और तीसरा है जलमंडल। बार बार ये आपके समक्ष आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये इसलिए आए हैं कि आप भौतिक भूगोल के महत्व से परिचित हो जाएं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये पूरा आप भौतिक भूगोल ही पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, तो इसलिए आपको इससे परिचित होना बेहद जरूरी है। तो भौतिक भूगोल के महत्व में सबसे पहले हम स्थल मंडल की बात करें तो आप जानते हैं स्थल मंडल में भू आकृतियाँ हैं, मिट्टी है, उच्चावच है। तो इन सारी चीज़ों का जितने भी तत्व मैंने पहले भी बताया कि सब भूगोल के तत्व हैं, इनका अलग अलग अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण रूप से भौतिक भूगोल का एक ऐसा आधार प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर कोई भी देश अपने भौतिक तत्वों के आधार पर अपने विकास की रूपरेखाएं बनाता है। इसमें आप पढ़ते हैं भू आकृतियों, जैसे कि मैदान है, पर्वत है, ये रेगिस्तान है, पठार है, इन सब किस किस रूप से वहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हम पहले मैदान की बात करें तो मैदान मनुष्य के रहने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, साथ ही साथ अपनी तमाम दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पर्वत भी व्यर्थ नहीं है, वनों के लिए, चरागाहों के लिए, नदियों का उद्गम स्थल होता है, वहाँ से नदियाँ जन्म लेती हैं। साथ ही साथ पर्यटन स्थल के रूप में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार जो पठार हैं वो वन और खनिज संपदा के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फिर मिट्टी है जो कि जीवमंडल का आधार है। इस प्रकार तमाम उदाहरणों से हम जानते हैं, समझ सकते हैं कि भूमंडल जो हमारा है, स्थल मंडल, वो भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण तत्व है और ये भौतिक भूगोल के लिए बेहद महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है वायुमंडल की। स्थल मंडल हो गया, दूसरा हमारा है वायुमंडल। वायुमंडल जानते हैं वायुमंडल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम भौतिक भूगोल में वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ते हैं, जलवायु और उसके तत्व जैसे मौसम है, तापमान है, वर्षा है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ता है हमारे भोजन पर, हमारे वस्त्र पर, हमारे रहन सहन पर, हमारे घरों पर, इसका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ वनस्पति और कृषि और पशुपालन पर भी इसका कितना प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम वायुमंडल के अंतर्गत करते हैं। ये भी भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। और तीसरी चीज आती है जलमंडल। आप जानते हैं जलमंडल, अभी मैंने बताया कि समुद्र और तमाम वाटर बॉडीज को कहते हैं। तो समुद्र संसाधनों का भंडार है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मछली तो यहाँ से मिलती है, अन्य कई प्रकार के खाद्य पदार्थ के साथ मोती और सीप वगैरह तमाम बहुमूल्य चीज़ें मिलती हैं। खनिज तेल भी निकाला जाता है। आप जानते हैं मुंबई के निकट मुंबई हाई भारत का एक प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र है, जो समुद्र में से जहाँ तेल निकाला जाता है। साथ ही भारत ने एक नई तकनीक विकसित की है और उस तकनीक के द्वारा वो मैग्नीज का पिंड जो है वो समुद्र में से निकाल रहे हैं। साथ ही साथ ज्वार भाटा से जो ज्वार उत्पन्न होता है, तो ज्वारी ऊर्जा भी समुद्र तटीय क्षेत्रों पे बनाई जाती है। तो इस प्रकार जलमंडल भी बेहद उपयोगी है भौतिक भूगोल के अंतर्गत। तो ये तीन जो हमारे मंडल हैं, इनके आधार पर हम भौतिक भूगोल के महत्व को आसानी से आंक सकते हैं। मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान के बल पर इनमें से जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं उनका जब तक उपयोग करते हैं, अगर वो बेहतर ढंग से सुनियोजित ढंग से करते हैं तो अच्छा है। लेकिन आज आगे बढ़ने की होड़ में मनुष्य ने थोड़ा जल्दीबाजी दिखाई है और उन्होंने संसाधनों का बेहद दर्दनाक ढंग से दोहन किया है, निर्ममता पूर्वक दोहन किया है, जिससे क्या हुआ है, पूरे दुनिया में एक तरह के असंतुलन की स्थिति आ गई है, जिससे बचना चाहिए। अगर भौतिक भूगोल के अंतर्गत मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए देश को विकसित से विकासशील से विकसित की तरफ ले जाना है, तो निश्चित रूप से हमको संसाधनों का निर्ममता पूर्वक नहीं बल्कि योजनाबद्ध ढंग से, सुनियोजित ढंग से उसका उपयोग करना चाहिए। तो बेटा, सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, और भौतिक भूगोल के महत्व को ये चीज़ रेखांकित करता है। तो इसी के साथ आपका ये पहला लेसन यहीं पर समाप्त होता है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा दिए गए इस लेक्चर इस पाठ को समझने में सहायक सिद्ध होगा। इसी कामना के साथ मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने 20-25 क्वेश्चन ये चारों लेक्चर के माध्यम से हो गया, यानी 20-25 प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक आपके पास हो गया। निश्चित रूप से इसका उत्तर लिखें, उत्तर लिखने का अभ्यास करें, आपको भविष्य में ये फायदा पहुंचाएगा। अब दूसरा लेसन लेकर मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। धन्यवाद।